हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, पिछले सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और सवाल देखेंगे और एक से बढ़कर एक आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज हम बहुत बेहतरीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट और गजब के सवाल से। तो आज का हमारा सवाल है, इफ़ mod ऑफ z plus 4 is less than or equals to 3, then what is the maximum value of then the maximum value of mod of z plus 1 is क्या होगा? ऑप्शंस हैं 6, 0, 4, 10। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन AI एग्ज़ाम में पूछा गया 2007 में। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। फ्रेंड्स देखिए, हमको z प्लस वन के मॉड का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो क्या हम मॉड ऑफ z प्लस वन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब देखो, मॉड ऑफ z प्लस 4 के बारे में अपने को पता है कि वो उसका वैल्यू 3 या 3 से छोटा है, तो हम इसको भी उसी रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो z प्लस वन को हम लिख सकते हैं कि z प्लस 4 माइनस 3। z प्लस वन को हम लिख सकते हैं ना z प्लस 4 माइनस 3। तो मॉड ऑफ z प्लस वन को हमने लिखा z प्लस 4 माइनस 3। अब देखिए, हम यहाँ इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ 3। अब ये कैसे आया? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ठीक है, चारों कैटेगरी के फॉर्मूले चारों हैं, बहुत काम आते हैं। जितने फॉर्मूले हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं आज उसका यूज़ होगा फ्रेंड्स। ठीक, इसमें अपन ने माइनस वाला यूज़ किया है, यानी कि अपन ने इसमें ये वाला यूज़ किया है, तीसरा नंबर वाला। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है, तो आप सब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो अब ये मॉड ऑफ z प्लस 1 जो है, जो कि इतना लिखा गया, फिर लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 4 जो कि 3 या 3 से छोटा है। तो इसको मैं तुलना करते हुए 3 रख रहा हूँ, और ये तो 3 है ही, तो 3 3 कितना हो गया? 6। यानी कि आप देख सकते हैं मॉड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी मॉड ऑफ z प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? 6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसका मान इस पूरे के मान से छोटा या बराबर है, और हम देख चुके हैं कि इससे भी बड़ा या बराबर 3 है, तो हम जब इसको 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये पक्ष इससे और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो 3 3 6 हो गया। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 इज 6। सवाल हो गया कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में यानी आर्गन समतल में यानी गॉसियन समतल में, देखो तीनों इसी एक ही के नाम है। गॉसियन प्लेन बोलो, चाहे आर्गन प्लेन बोलो, चाहे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, सम्मिश्र समतल कहते हैं इसको हम हिंदी में।
तो ये समिश्र समतल में कोई दो बिंदु हैं P और Q, ये व्यक्त करते हैं Z1 को मान लो, और ये व्यक्त करते हैं Z2 को। Z1 P का एफिक्स है, एफिक्स बोलते हैं इसको, एफिक्स। तो पॉइंट P का एफिक्स Z1 है, यानी पॉइंट P Z1 को व्यक्त करता है। पॉइंट Q का एफिक्स कौन है, मतलब नहीं सॉरी, ऐसे बोलेंगे इसको, Z1 जो है वो पॉइंट P का एफिक्स है, Z2 जो है वो पॉइंट Q का एफिक्स है, ऐसा। ठीक, तो इस वर्ड को आप याद रखना, मतलब कि सरल शब्दों में अगर समझाया जाए तो इन बिंदुओं के द्वारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर व्यक्त होते हैं, बस यही है, या इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इन बिंदुओं से व्यक्त कर रहे हैं, जैसा भी आप समझना चाहो। तो उसी को हम कह रहे हैं कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर एफिक्सेस ऑफ पॉइंट P एंड Q इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन इनके बीच की जो दूरी होगी फ्रेंड्स, यानी कि PQ, वो कौन होगी, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, यानी दोनों के अंतर का मॉड्यूलस। अब ये कैसे हुआ सर, तो आप देखेंगे कि देखो Z1 एक समिश्र संख्या, पहली समिश्र संख्या, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, तो Z1 मान लो है x1 प्लस iy1। ठीक है, चलिए Z2 कौन है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो उसको मान लो x2 प्लस iy2। तो इस तरह से ये जो बिंदु हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 कॉमा y1। अगर हम कार्तीय निर्देशांकों के रूप में लिखे, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखे, और ये हो जाएगा x2 y2। तो अब भाई बिंदु P और Q के बीच की दूरी, कार्तीय निर्देशांक अगर अपने को पता चल गए हों तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, आप सभी को पता होगा, ये x निर्देशांकों का अंतर, ठीक है, x2 माइनस x1 का वर्ग, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, ये PQ हो गया। और यही डिस्टेंस आपको यहाँ से भी मिलेगा, दोनों का अंतर का मॉड करेंगे ना तो यही मिलेगा। देख लीजिए, Z2 माइनस Z1 कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, तो देखते हैं कितना मिलेगा। जब आप Z2 माइनस Z1 करेंगे तो मिलेगा x2 माइनस x1 प्लस i कॉमन निकलेगा और y2 माइनस y1। ठीक, x2 माइनस x1 प्लस i y2 माइनस y1। अब आप जब इसका मॉड लेंगे तो ये होगा रूट ओवर वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यही तो है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, ये तो PQ है, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। अतः करके लिख देता हूँ, यहाँ से ये सिद्ध हो गया। यानी अगर PQ आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे Z2 मतलब Q का एफिक्स, ठीक, एफिक्स ऑफ Q, एफिक्स ऑफ P, ऐसे आप लिखेंगे। Z2 कौन है, Q का एफिक्स, Z1 कौन है, P का एफिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन को देखते हैं अब। इफ ए, जो कि व्यक्त करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को, ठीक है, ए का एफिक्स कौन है, Z1 है, और एंड बी Z2 आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स,
in the argon plane the locus of point pz satisfying क्या satisfying mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is equals to mod of z1 minus z2 is the line passing through A and B दूसरा the line passing through the line segment joining A and B. तीसरा an ellipse और चौथा है आपका a सर्कल। देखो ये दोनों स्थिर बिंदु हैं आर्गन समतल में और बिंदु P का बिंदु पथ जो कि इस को सेटिस्फाई करता हो क्या होगा इनमें से बिंदु P का बिंदु पथ बिंदु P का लोकस क्या होगा पॉइंट PZ का लोकस बतलाना है आपको जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है अपने को उसको पहले अपन लिखते हैं mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is equals to इतना z1 माइनस z2 का मॉड। तो आप देख सकते हैं z माइनस z1 है तो z जो है उसका एफ p है, ठीक है, मतलब एफ ऑफ p जो है वो z है। तो ये z माइनस z1 यानी कि p और a के बीच की दूरी बता रहा है क्योंकि z1 ये है z ये है तो ये p और a के बीच की दूरी बता रहा है तो ये pa हो जाएगा। वैसे ये p और b के बीच की दूरी बता रहा है तो ये pb हो जाएगा। ये a और b के बीच की दूरी बता रहे तो ये ab हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका चित्र बनाने की कोशिश करें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से p की a से दूरी और p की b से दूरी इज इक्वल्स टू a और b की दूरी यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि p अवश्य ही a और b को मिलाने वाली लाइन पर उपस्थित है, मतलब रेखाखंड पर उपस्थित है। ये a और b के बीच की दूरी हो गई और वो दूरी किसके किसके बराबर है पी ए यानी ये और पी बी यानी ये दोनों की योग के बराबर है। गारंटी मिलती है कि पी अवश्य ही ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर उपस्थित है। अगर ये रेखाखंड पर नहीं रहेगा, अगर आप सोचते हो कि सर मान लो पी रेखाखंड पर नहीं है बल्कि अगर बाहर हो गया जैसे ये हो गया तो क्या पी और ए के बीच की दूरी और पी और बी के बीच की दूरी क्या अब ए और बी के बीच की दूरी के बराबर होगी कि नहीं? भाई सीधी सी बात है, आप ए से बी तक चलोगे इस रास्ते से और ए से बी तक चलोगे अगर इस रास्ते से तो ये थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का योग इससे ज़्यादा ही है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ तो बराबर है, तो बराबर सिर्फ तब हो सकेगा जब बिंदु पी कहीं इधर उधर न हट करके उसी सेगमेंट पे उपस्थित हो। तो आपका उस हिसाब से ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट होगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, उसी पे बिंदु पी उपस्थित होगा, वही बिंदु पी का बिंदु पथ होगा। तो देखो कितना सरल सवाल था ये। अपने को यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ बिंदु पी का लोकस क्या होगा। तो ये चार ऑप्शंस थे और हमने तुरंत पता कर लिया कि वो एक लाइन सेगमेंट है ए और बी को मिलाने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त सवाल था ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारी चीज़ें यही हैं, सारी चीज़ें यही हैं सेकंड क्वेश्चन में भी, बस ये कंडीशन बदल गई। यानी कि 2 पॉइंट है ए जेड वन बी जेड टू आर 2 फिक्स्ड पॉइंट इन आर्गन प्लेन, द लोकस ऑफ पॉइंट पी जेड सेटिस्फाइंग, सब चीज़ वैसी है, बस ये वाली कंडीशन बदल गई है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ
इफ़ द कंडीशन इज, ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाना। दो बिंदु हैं, ठीक है, आर1 प्लेन में यानी गॉसियन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और बिंदु पी जेड जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशन को मैंने बदल करके कुछ इस तरह कर दिया। अब वो कंडीशन कर देता हूँ, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। तब ऐसी स्थिति में बिंदु पी का बिंदु पथ क्या होगा? देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज, क्या होगा बताइए? ऑप्शन है आपके पास, द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, दूसरा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line segment joining A and B, joining A and B, तीसरा a line passing through midpoint of AB, चौथा है सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको जो कंडीशन दी गई है वो कौन सी है? वी हैव मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। जेड माइनस जेड वन, जेड जो है वो किसको व्यक्त करता है? क्या है वो? पॉइंट पी है ना भाई? पी का एफिक्स है जेड, तो ये पी और ये ए का एफिक्स है जेड वन, तो ये पी और ए के बीच की दूरी को व्यक्त कर रहा है, यानी ये पी ए हो गया, वैसे ये पी बी हो गया। तो दिमाग लगाओ, सोचो ज़रा, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट पी है जो कि Z2 है। अब P को किस प्रकार गतिमान कराएं? P को कहाँ चलाएं कि उसकी A से दूरी और उसकी B से दूरी यथावत बनी रहे? तो चलो एक तो सबसे शुरुआत करते हैं। चलो अगर बिंदु P एग्जैक्ट बीच में है, A और B के एग्जैक्ट बीच में अगर है मान लो बिंदु P, तो वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको चलाना भी है अपने को, बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो अगर थोड़ा भी इधर ले जाऊंगा मैं तो इस ए से दूरी बढ़ जाएगी और बी से दूरी घट जाएगी इसकी, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि शर्त है पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी बराबर बनी रहनी चाहिए। तो बिंदु पी को ना मैं उधर सरका सकता ना इधर सरका सकता। कहाँ ले जा सकता? अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी बढ़ेगा उतना ही इससे भी बढ़ेगा, क्योंकि बीचों बीच में रखते हुए मैंने ऊपर बढ़ाया है। तो ऊपर आप बोलोगे सर ऐसे में तो आप कितना भी बढ़ा दो, करेक्ट, आप कितना भी बढ़ा दो ये दूरी और ये दूरी सेम रहेगा, चाहे आप नीचे खींच लो, इससे दूर हुआ उतना ही उससे भी दूर हुआ। तो मतलब आप समझ जाओ कि बिंदु पी को आपको इस रास्ते पे चलाना पड़ेगा, ये ऐसा, इस रास्ते पे आप चलाइए। ऐसी स्थिति में हर हाल में उसकी ए से दूरी और बी से दूरी सेम बनी रहेगी। और ये कौन है बताऊं? ये ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। देखो ऑप्शन सी में क्या लिखा है? द लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए और बी के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ये, लेकिन ऑप्शन सी हम करेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि ए और बी को के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो यहाँ से गारंटी नहीं मिल रही है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। भाई इसने बोल रहा है ए बी के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लाइन, तो वो तिरछी भी हो सकती है, मध्य बिंदु से जाने वाली ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये
एग्जैक्टली बाइसेक्टर ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया। तो चलिए अब हम एक नए प्रश्न में चलते हैं, नए सवालों में चलते हैं। क्वेश्चन है द इनइक्वालिटी mod of z minus 2 is less than mod of z minus 4 represents the half plane option real part of z is greater than equal to 3, real part of z is equal to 3, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z is less than 3, less than or equals to 3, रियल पार्ट ऑफ z is strictly less than 3। आपको बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन बतलाना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या कंडीशन दिया है, ये इनइक्वालिटी इनमें से किस हाफ प्लेन को व्यक्त कर रहा है बोल रहा है। तो जो हमको दिया है इनइक्वालिटी मॉड ऑफ z माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 4। ठीक, गौर से अगर आप देखेंगे इसको इस रूप में देखने का प्रयास करें। ये तो देखो पॉइंट P का एफिक्स है, और आप देख सकते हैं ये, इसको आप किस रूप में लिखेंगे बताऊँ। देखो z तो अपना x प्लस आई हुआ है, ठीक है, z क्या हुआ x प्लस आई हुआ है। इसको आप देखो 2 प्लस I0, इसको देखो 4 प्लस I0, ऐसा ऐसे लिखो। तो यहाँ से क्या होगा पता है आपको ना, वो बिंदु मिलेगा, मतलब बिंदु P की इससे दूरी छोटी है बिंदु P की इससे दूरी से। तो पहले तो ये दो बिंदु अपन बना लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका आर्गन प्लेन, अब 2 यहाँ ये जो बिंदु है वो 2 0 व्यक्त होता है, यहाँ से 4 0 व्यक्त होता है। ठीक है, अभी मैं प्लेन में उनको व्यक्त नहीं किया हूँ, मैं व्यक्त करूँगा। तो 2 0 मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा, ये जैसे 1 ये 2 ऐसे करके, y निर्देशांक 0 है तो ये 2 0, वैसे 2 कदम ये मान लो 3 ये 4, ये हो गया 4 0। अब देखिए z जो है वो बिंदु P के द्वारा व्यक्त होता है, बिंदु P को व्यक्त करता है ना। तो ये बिंदु P, तो बिंदु P की इससे दूरी कम है बजाय बिंदु P की इससे दूरी से। अगर मैं बिंदु P को सोचो एग्जैक्टली बीच में रखता हूँ तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो। अगर बिंदु P को मैं एग्जैक्टली बीच में रखूँगा तो बिंदु P की इससे दूरी और उससे दूरी सेम हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। अपने को ये वाले बिंदु से बिंदु P की दूरी कम है और इस दूरी के मुकाबले, तो अवश्य बिंदु P ना बीच एग्जैक्ट बीच में ना होकर के थोड़ा इधर होना चाहिए, तभी तो इसके ये वाली दूरी कम होगी बजाय यहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी के। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मध्य बिंदु क्या होगा ये बताइए। तो ये 2 और 4 के बीच आएगा ये आपका 3 0, और ये तय हो गया कि बिंदु P एग्जैक्ट बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में होगा तो यहाँ की यहाँ से दूरी और ये दूरी इक्वल हो जाएगी, जबकि इक्वल नहीं करना है अपने को। ये वाले बिंदु से दूरी छोटी रखनी है, ये वाले बिंदु से दूरी बड़ी रखनी है। ये तभी हो सकता है जब बिंदु P बीच में न रहकर थोड़ा इधर हो, ताकि आप देखो यहाँ से देख सकते हैं बिंदु P इधर लिखता हूँ, ये A ये B, तो आप देख सकते हैं PA और PB में कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये वाली, क्योंकि हमको इस चीज़ को संतुष्ट करना है ना, इस चीज़ के हिसाब से चलना है, तो PA इज़ लेस देन PB होना चाहिए ना। तो ये तभी हो सकता है जब P इधर सरका हो, एग्जैक्ट मध्य में ना होकर इधर सरका हो। इधर सरका हो मतलब सीधी सी बात है, फिर
रियल पार्ट ऑफ जो भी बिंदु P होगा जिसको हम Z से व्यक्त कर रहे हैं उसका रियल पार्ट, क्योंकि ये सारे बिंदु x अक्ष पे हैं, ठीक है। और बिंदु P क्योंकि ये वाले बिंदु 3 जीरो के लेफ्ट साइड है, यानी यहाँ पर जो x का मान होगा रियल पार्ट ही x है, वो अवश्य ये 3 से छोटा होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा। स्ट्रिक्टली 3 के बराबर होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर 3 के बराबर हुआ तो फिर वो A और B से सेम डिस्टेंस हो जाएगा, जबकि यहाँ डिस्टेंस सेम वाला कोई गुंजाइश नहीं है, स्ट्रिक्टली छोटा है। यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली छोटा, इसलिए हमको रियल पार्ट ऑफ Z को स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए 3 से, तभी वो बिंदु P इधर रह पाएगा। अगर यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू दिया होता तो अपन यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल्स टू लिखते कि चलो इक्वालिटी की भी गुंजाइश है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन C करेक्ट होगा। लेकिन अभी हमारा ऑप्शन D करेक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो रियल पार्ट ऑफ Z स्ट्रिक्टली लेस देन 3, तो ये एक समतल है वास्तव में, क्योंकि इस समतल के इधर वाले, मैं समतल पर के पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, समतल पर अगर पॉइंट लेंगे तो उसका रियल पार्ट जो है वो तो 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये समतल इस यहाँ से गुजर रहा है। तो अपने को समतल के लेफ्ट वाले पॉइंट पर ध्यान देना। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका रियल पार्ट 3 से कम है, तो इसी समतल को व्यक्त करता है ये इनइक्वालिटी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित एक और सवाल देखते हैं। इफ़ लॉग बेस पे 1/3 है, मॉड ऑफ Z प्लस 1 इज ग्रेटर देन लॉग बेस पे 1/3 मॉड ऑफ Z माइनस 1, देन ऑप्शन ए रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ Z इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, imaginary part of Z is greater than 0, D imaginary part of Z is less than 0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या कंडीशन दी गई अपने को, लॉग मॉड ऑफ Z प्लस 1 बेस में 1/3 लॉग 1/3 मॉड ऑफ Z माइनस 1, फ्रेंड्स यहाँ से आप सोचेंगे कि सर लॉग दोनों ओर से काट, तो एक्चुअली लॉग कटेगा नहीं, लॉग हटेगा एक नियम से। वो नियम क्या है मैं आपको यहाँ पे साइड में बताता हूँ। जब कभी log x हो बेस पे a हो ग्रेटर देन हो log बेस पे y, ऐसा कुछ हो, अब आपको दिख रहा है सर ये वाला पक्ष इससे बड़ा है, ठीक, तो x भी y से बड़ा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। ऐसा तब होगा जब a, यहाँ पे आपको a जो दिख रहा है अगर वो 1 से बड़ा है ना, याद रखिएगा a अगर 1 से बड़ा है तब आप x इज ग्रेटर देन y लिखेंगे, परंतु अगर ये इससे बड़ा है, दिस ग्रेटर देन दिस, लेकिन अगर यहाँ पे a जो लिखा है अगर वो 0 और 1 के बीच में है, भाई धनात्मक तो वो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर वो 1 से छोटा है तो ये पासा पलट जाता है, x इज लेस देन y हो जाता है। ठीक है, a पर निर्भर करता है, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर a जो है अगर वो 1 से बड़ा है, a अगर 1 से बड़ा है तो फिर ये x ग्रेटर देन y होता, मतलब जैसा है वैसा यहाँ दिखता, लेकिन यहाँ पे पलट जाएगा। ये अगर इससे बड़ा है लेकिन x y से छोटा हो जाएगा अगर a जो है अगर वो धनात्मक और 1 से छोटा है तब। तो यहाँ पे आप a के स्थान पर 1/3 देख रहे हैं जो कि 1 से छोटा है, इसलिए अगर ये सारी चीज़ इससे बड़ी है इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ Z प्लस 1 इस पलट जाएगा, इस लेस देन मॉड ऑफ Z माइनस 1।
फिर से हम पुराने वाली चीज़ों पर पहुंच गए इसी के जैसा। तो पूरी ऐसी ही व्याख्या आपको सोचना है कि हमारा बिंदु कैसा है, किससे कितनी दूरी पर है, कहाँ होना चाहिए। तो दिमाग लगाइएगा और इसका सही उत्तर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हमने आपको उस स्थिति पे ला कर के होमवर्क दे रहा हूँ जो कि पहले वाले, देखो ना, इसको देखो, इसके हिसाब से हमने जैसा चर्चा की है वैसे ही आपको इसके हिसाब से चर्चा करनी है। आगे का हिस्सा आपका होमवर्क है, आपको बतलाना है इसको सॉल्व करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ W इक्वल Z/Z-i/3 and mod of W equal 1, then Z lies on, ऑप्शंस हैं a parabola, a straight line, a circle, an ellipse। चलिए सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखो W कितना दिया, गिवन Z/Z-i/3। साथ ही साथ हमको ये भी बोला है कि मॉड ऑफ W इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हम दोनों और मॉड लेंगे, या यूँ समझिए कि हम ये W का मान इतना यहाँ रखेंगे, तो मॉड ऑफ Z/Z-i/3 इक्वल 1। इसको अलग अलग बांट देंगे, मॉड ऑफ Z/Z-i/3 इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये उधर जाएगा, मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z-i/3। यहाँ पे आप देखेंगे मॉड ऑफ Z माइनस, यहाँ पे देखो अगर बिंदु के रूप में भी लिखो तो 0 + i0 में लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, Z - 0 - 1/3i। अच्छा ये माइनस है ना, तो ऐसा, उसके बाद मॉड। देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ से अपने को बिंदु पता चलेंगे कि भाई Z की इससे दूरी और Z की इससे दूरी बराबर है ना, दूरी बराबर है, यही पता चल रहा है अपने को। तो कौन कौन सा बिंदु, यहाँ से तो अपने को मूल बिंदु मिल गया, और यहाँ से अपने को क्या मिल गया, 0 1/3 ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने इसको ऐसे ही बनाया है, देखा जाए तो ये दोनों ही बिंदु, ये तो मूल बिंदु हो गया, और ये बिंदु एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, इसके ठीक ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देखो x निर्देशांक 0 है ना यहाँ पे, तो x निर्देशांक 0 हो ऐसा बिंदु कहाँ होता है, y अक्ष पे होता है। तो Z ऐसा बिंदु है जिसकी इससे दूरी उससे दूरी सेम है, तो Z अवश्य बीच में होना चाहिए, तभी तो सेम डिस्टेंस पर रहेगा ना। लेकिन और कहाँ जा सकता है Z, भाई तो ऑब्वियस सी बात है, इधर उधर भागेगा तो उससे दूरी कम इससे दूरी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है, बराबर रखनी दूरी को। इधर जा सकता है क्योंकि ऐसे और ये दूरी सेम है, जितना इस बिंदु से दूर होगा उतना इससे दूर होगा, क्योंकि बीचों बीच में रहते हुए वो सीधा सीधा दूर जा रहा है, इधर उधर दूर जा सकता है। यानी क्या है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला लंबसम द्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन ऐसा दिया है, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन ऐसा दिया है, तो ये वास्तव में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों बिंदुओं के बीच का को मिलाने वाले रेखाखंड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि वास्तव में एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे सवाल जिनको आज हमने पढ़ा हुआ है
बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ए Z1 एंड बी Z2 दो बिंदु हैं, ठीक है, B2 फिक्स पॉइंट्स। इन द आर्गन प्लेन and a point PZ moves in the plane such that mod of Z minus Z1 plus mod of Z minus Z2 is equals to constant, लेकिन ये कांस्टेंट बराबर नहीं होना चाहिए mod of Z1 माइनस Z2 से, क्योंकि अगर ये बराबर हुआ तो हम पहुंच जाएंगे वापस पहले वाले केस में। देखिए जब ये बराबर होता है तो वास्तव में हमको वो बिंदु P मिलता है जो कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर उपस्थित है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। इसलिए हमने बकायदा उसको बता दिया कि कांस्टेंट तो है परंतु वो कांस्टेंट mod ऑफ Z1 माइनस Z2 से हट के है। तब ऐसी स्थिति में लोकस क्या होगा पॉइंट P का? ऑप्शंस हैं अ सर्कल, अ पैराबोला, एन एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये देखो, ये देखा जाए तो ये P की A से दूरी, ये हो गया PA है ना। सॉल्यूशन अगर अपन देखें तो ये हो गया आपका PA, ठीक है, और ये हो गया आपका PB, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक कांस्टेंट है। यानी कि बिंदु P इस तरह से गति करता है कि उसकी A से दूरी और B से दूरियों का योग हमेशा स्थिर रहता है, जो कि Z1 माइनस Z2 यानी कि AB के बराबर नहीं है। तो भैया ऐसी स्थिति में आपने पढ़ा होगा, याद करो, इलिप्स में ये खासियत होती है जब उसके दो फोकस A और B हों तो इलिप्स में ये जो बिंदु रहता है, ये जो बिंदु इलिप्स पर अगर आप बिंदु लोगे तो उसकी A से दूरी और B से दूरियों का योग सदैव कांस्टेंट रहता है और वो दूरी AB के बराबर नहीं रहता है। इलिप्स में ये बात अपने को दिखती है। तो लोकस ऑफ पॉइंट पे क्या होगा? इलिप्स होगा। जहाँ A और B उस इलिप्स के फोकी हैं या फोकस हैं, ठीक है। फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु ये है A और B। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये प्लस में है, ठीक। अगर ये माइनस में होता, ये माइनस में होता तो ये एक हाइपरबोला को व्यक्त करता। अभी जैसे इलिप्स को व्यक्त कर रहे हैं तब ये हाइपरबोला को व्यक्त करता, अर्थात अतिपरवलय को। तो इस बारे में आप एक बार और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट सवालों के साथ। अभी तो 2-3 चीज़ें और बची इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सब क्लास 11-12 के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिलेबस था, हिस्सा था। बीएससी में भी है, आप देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर में जो हमने एनालिसिस पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर अपन ट्रायंगल लेते हैं तो कैसे एंगल्स को लेना है, रोटेशन कैसे कराना है एंगल का, सर्कल का इक्वेशन, तो ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन समझना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। हमें उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी।
कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।